आज हम लोग रियल घोस्ट स्टोरी सुनने वाले हैं जिसका नाम है माँ की शक्ति। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मृदुला और मिस्टीरियस हब में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं। एक रात की बात है। अंधेरे में मैकू नाम का लड़का अपनी कार लेकर जा रहा था। इस मैकू को गाड़ी दुगनी तेजी से चलाना और दूर दूर घूमना बहुत पसंद था। मैकू का दोस्त रमेश बगल वाली सीट में बैठा था। वे दोनों मित्र भगवती माँ के दर्शन करने हेतु मुंबई से महर जा रहे थे। मैकू के माँ बाप ने कई बार उसको समझाया था कि ज्यादा इतनी लंबी यात्रा का सफर तुम लोग ट्रेन के माध्यम से करो, पर मैकू अपने माँ बाप की बात अक्सर ठुकरा देता था। रात्रि के दूसरे पहर की बात है। करीब 2 बज रहे थे। कार दुगनी तेजी से दौड़ रही थी। समय समय पर काफी सारे वाहन सड़क पर से गुजर रहे थे। अचानक ही कार में कुछ हलचल होने लगी। यह महसूस करते ही मैकू ने कार सड़क पर साइड में खड़ी कर दी। मैकू कार से नीचे उतरा और बोनेट खोला। वह जांच करने लगा। उसका दोस्त गाड़ी में ही बैठे बैठे देख रहा था। मैकू ने काफी ज्यादा कोशिश की कार को ठीक करने की, लेकिन वो असफल रहा। काफी मेहनत करने के बाद रमेश को कार स्टार्ट करने को बोला, परंतु कार में कुछ बदलाव नहीं था। आधी रात हो गई थी। दोनों इतनी रात कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रमेश के मन में एक सुझाव आया और वह रास्ते के बीच खड़े होकर गाड़ी को रोकने के लिए हाथ से इशारा कर रहा था, परंतु कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। रात की वीरान सड़क पर अनजान आदमी को कोई कैसे लिफ्ट देता, क्योंकि हाईवे पर लूटपाट मची रहती थी। इतने में रमेश को एक कार अपनी ओर आते हुए दिखाई दी। वो कार बहुत पुराने जमाने की लग रही थी, या तो फिर कोई बड़े राजा महाराजा की कार जैसे लग रही थी। कार के खड़े होते ही मैकू दौड़कर कार के पास गया। कार में कुल सदस्य 3 थे। उन सदस्यों में एक छोटी लड़की और एक औरत थी। मैकू ने कार में बैठे सभी लोगों से अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। इसी के साथ गुजारिश की, अगर आसपास कोई गैरेज हो तो मेरी गाड़ी को वहां तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। उस लड़के की पूरी बात सुनते ही पुरानी कार का ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और अपनी कार की डिक्की में से पतला एक वायर निकाला। मैकू को कुछ समझ आए उसके पहले उस गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी कार से मैकू की कार को बांध दिया। कार वायर से बांधकर उस ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए मैकू को इशारा किया। दोनों दोस्त वापस कार में अपनी जगह पर बैठ गए। दोनों कार साथ में एक रफ्तार से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। मैकू और उसका दोस्त रमेश अब निश्चिंत दिखाई दे रहे थे। दोनों के मुख पर किसी भी बात का डर नहीं था, क्योंकि इस पुराने से गाड़ी में समृद्ध घर के सदस्य बैठे थे। थोड़ी देर के बाद दोनों कार एक पुरानी हवेली के पास जाकर खड़ी कर दी। दोनों दोस्त अपनी कार से नीचे उतर गए। दूसरी व पुरानी कार से वो ड्राइवर उतरा और ऊंची आवाज में दोनों दोस्तों को हवेली के अंदर चलने को बोला। साथ ही कहा, मैकेनिक बुलाकर आपकी कार को ठीक करवा देता हूँ और कार ठीक होने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। मैकू और रमेश उस ड्राइवर की बात को मानकर उसके साथ उनकी हवेली के अंदर चले गए। वह हवेली दिखने में बहुत बड़ी और पुरानी थी। एक बात मैकू और रमेश को समझ नहीं आई कि समृद्ध लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर भी यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है। सभी जगह पर झाले दिखाई दे रहे थे। बहुत अजीब किस्म की दुर्गंध आ रही थी। मैकू और रमेश एकदम जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़े उस ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में आगे बढ़ रहे थे। कहीं से अचानक हाथ में दिया लेकर एक औरत आई, जो देखने में बहुत ही डरावनी थी। उस भयानक दिखने वाली औरत ने इशारे से उस ड्राइवर को कहा
मैकू और रमेश को उस भयानक दिखने वाली औरत के पीछे जाने का इशारा किया और ड्राइवर खुद ही अलग दिशा में चला गया। वह औरत उन दो दोस्तों को लेकर एक बड़े से कमरे में जा पहुंची। यह एक कमरा बाकी हवेली के कमरों से दिखने में काफी हद तक अच्छा था, पर हैरान करने वाली बात ये थी कि इस गंदी पुरानी हवेली में इतना अच्छा, सुंदर और सज्जित कमरा होना कैसे संभव हो सकता है। यह साफ सुथरा कमरा दूधिया प्रकाश से भरा हुआ था, पर यह दूधिया प्रकाश कहाँ से प्रवेश कर रहा था, यह समझना बहुत ही मुश्किल था। कुछ समझने में नहीं आ रहा था। मैकू और रमेश दोनों दोस्त यह कमरे में लगी हुई आलीशान कुर्सियों पर जा बैठे। मैकू और रमेश दोनों को बहुत सारी बातें आश्चर्य लग रही थी। यह साफ सुथरे कमरे में 12 से 15 लोग जमा हो चुके थे। कहीं से अच्छा खाना पकने की खुशबू मन को लुभा रही थी। मैकू को तो दूर दूर यात्राएं करना अच्छा लगता था। रात को वह टहलने के लिए चला जाता था। बंदे को भूत पर विश्वास था, परंतु वह निडर स्वभाव का था। वह माँ मेहरवाली की पूजा अर्चना करता था और उसका बहुत बड़ा भक्त भी था। पूरे वर्ष में वो 1 या 2 बार माँ के दर्शन के लिए जाता ही था। लड़के के गले में माँ की माला हमेशा होती थी और उसके साथ ही वो अपने पास दुर्गा चालीसा हमेशा रखता था। उसे जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती वो दुर्गा चालीसा को पढ़ लेता था। पर आज निडर मैकू को आभास हो रहा था कि वह और उसका दोस्त रमेश किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मैकू को अपने आसपास के लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं लग रहा था। मैकू ने फिर एक बार हिम्मत से काम लिया, न कि डर कर। उसने अपने दोस्त रमेश को पास में पड़े हुए सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में कहा कि तुम डरना नहीं, बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। अब मैकू और रमेश दोनों दोस्त जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास में ही एक दर्पण था। मैकू चुपके से उस शानदार दर्पण को झांक रहा था। उसके दोस्त रमेश को कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि मैकू सोफे पर क्यों बैठा, वो भी अपनी पुरानी जगह से उठकर। शायद मैकू ने अपने दोस्त रमेश के मन में चल रही बात को समझ लिया था। उसने रमेश को शीशे की तरफ देखने के लिए कहा। अरे यह क्या? रमेश ने दर्पण की तरफ देखा। देखते ही उसके पैर तले जमीन खिसक गई। डर की वजह से उसका चेहरा का रंग पीला पड़ गया। उस साफ सुथरे कमरे में जितनी भी लोग थे सभी लोग दर्पण में अजीब लग रहे थे। इतना भयानक दृश्य देखने के बाद रमेश का कलेजा उसके मुंह को आ गया। रमेश पसीने से पूरा भीग गया। उसे इतना डर लग रहा था। दोनों दोस्तों को दर्पण में दिखाई देने वाले लोग शायद खून का गिलास पी रहे थे, ऐसा आभास हुआ। कमरे के सभी लोग मांस हड्डियां खा रहे हों, ऐसा लग रहा था। रमेश तो ये देखने के बाद पूरी तरह से बेचैन हो गया था, क्योंकि यहाँ से बचकर निकलना शायद असंभव था। अभी वो दोनों मित्र आपस में कुछ गुनगुना रहे थे। इसी वक्त एक बड़ी उम्र के शख्स उन लोगों के पास आ पहुंचा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और चेहरा भी डरावना था। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ 2-3 आदमी थे जो भूत जैसे दिख रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए मैकू से कहा कि आज मेरी प्यारी पोती का जन्मदिन है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग भी यहाँ आ चुके हैं। बूढ़े ने प्रसन्नता से कहा, हमारी पोती का जन्मदिन हम बहुत आलीशान से मनाते हैं। हमारी पोती का जन्मदिन में आने वाले सभी मेहमान बड़ी अच्छी ढंग से सज्ज होकर आते हैं। आप दोनों मित्रों से निवेदन है कि आप अपना कपड़ा कमरे में जाकर बदल लीजिए। सभी बात कहते हुए वह बूढ़ा मैकू के गले में लटकती माला को देख रहा था। जब भी वह माला को देखता था उसके जहन में डर पैदा होता था। इसी के साथ एक फूल सी कोमल लड़की वहां आई। उस बूढ़े से कहा, दादाजी आप मुझे जन्मदिन पर क्या तोहफा देंगे? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए दोनों दोस्तों की ओर देखा। आज मैं जो उपहार तुम्हें दूंगा वो देखकर तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगी।
इतना कहकर बूढ़े ने जोर का अट्टहास किया। बूढ़े की इस अट्टहास करते ही हवेली के सभी लोग अट्टहास करने लगे। धीरे धीरे परिस्थिति गंभीर होती जा रही थी। खैर, मेकू को संस्कार की आनुवंशिकता मिली हुई थी। उसके आधार पर अपना विवेक न गंवाते हुए उसने अपने दोस्त रमेश का हाथ पकड़कर कपड़ा बदलने के लिए नजदीक कमरे में बड़ी तेजी से चला गया। रमेश बहुत ही सहमा हुआ था। डर की वजह से उसने अपने कपड़े उतारने लगा। तभी मेकू ने उसे रोककर कहा, ऐसी बेवकूफ़ी मत कर। सलाह देते हुए रमेश से कहा, अपने कपड़े पहने रख, और अपनी जेब से दुर्गा चालीसा निकालकर रमेश को देते हुए कहा, घबराओ नहीं। तुमने अभी बाहर देखा नहीं कि हमारे गले की यह पवित्र माला देखकर वह बूढ़ा कैसा डरने लगा था। दोनों मित्रों ने अपने कपड़ों के ऊपर दिए हुए कीमती राजसी कपड़े पहन लिए। फिर एक बार मेकू रमेश को हिम्मत देते हुए कसकर हाथ पकड़कर कहा, डरना मत, हमारे साथ माँ मेहरावाली की ताकत है और अपनी इस ताकत के सामने उसके भूत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यह बात कहकर दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे। फिर उस हवेली के उस बड़े कक्ष में जाकर बैठ गए। इतने में जश्न शुरू हो गया। उस बूढ़े की फूल सी पोती किसी परी से कम नहीं दिख रही थी, पर उसी को शीशे में एक कुरूप सी बच्ची दिख रही थी। पर वह परी जैसी दिखने वाली बच्ची बड़ी ही प्रसन्नता से मेकू के करीब आई और उसने अपना हाथ मेकू के कंधे पर रख दिया। किशोरी का कंधे पर हाथ रखते ही मेकू को बड़ा अजीब सा आभास हुआ, जैसे झटका लगा हो। इसी के साथ वो किशोरी बहुत दूर जाकर पड़ी। यह देखकर जश्न के सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। मेकू सब कुछ समझ रहा था। पता था कि यह सब माँ की कृपा से हुआ है। उस किशोरी को उठाने के लिए सारे भूत प्रेत व्यस्त हो गए। तभी वह बूढ़ा बड़ी तेजी से मेकू के करीब आया और गुस्से से दोनों दोस्तों को कहा, मैंने कहा था ना, अपने कपड़े उतारकर हमारे दिए हुए कपड़े पहनना, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। मेकू को थोड़ी ऊंची आवाज में बूढ़े ने कहा, अपने गले में धारण की हुई माला निकाल कर रख दीजिए, यह हमारी एक प्रथा है। मेकू ने बूढ़े की बात ठुकरा कर कहा, नहीं, मैं अपने माला नहीं उतारूंगा। और इतना कहते ही वह रमेश जोश में आकर मेकू का हाथ कसकर पकड़ते हुए खड़ा हो गया। इतने में तो वह साफ सुथरे कमरे का हाल बेहाल हो गया था। जो लोग मेकू और रमेश को पहले साधारण लग रहे थे, अब वो लोग रूप बदलकर भयानक हो गए थे। कुछ लोगों के तो बड़े बड़े नाखून और दांत वाले थे, तो कुछ अपनी हरकतों से दोनों को डराने की कोशिश कर रहे थे। परंतु अभी हुए हादसा के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेकू ने अपने दोस्त रमेश से कहा कि अभी लगभग सुबह होने में देर नहीं है और मैंने सुना है सुबह होते भूतिया माया दूर हो जाती है, इसलिए हम दोनों को सिर्फ कुछ समय के लिए निडरता से परिस्थिति का सामना करना होगा। इसके बाद दोनों मित्र वापस वही सोफे पर बैठकर माँ भगवती का स्मरण करने लगे। हवेली के इस कक्ष में अजीब किस्म की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, हरकतें होने लगी, पर वे दोनों माँ भगवती का स्मरण करने में तल्लीन हो गए थे। थोड़ा समय बीतने के बाद सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। दोनों मित्र मेकू और रमेश ने अपनी आंखें खोल दी। इस वक्त भूतों की माया समेत ली गई थी। इन दोनों के सिवा और कोई हवेली में मौजूद नहीं था। वहां पर तो हवेली भी नहीं थी। उन दोनों को लगा जैसे दोनों सपना देख रहे थे। खैर, वे दोनों स्मृति से बाहर आए और घर जाने के लिए तैयार हुए। सुबह होने में अभी आधा पहर ही शेष था और सूरज की किरणें घने जंगल के अंधेरे में उजाला करने लगी। मेकू अपनी कार के पास गया और अंदर बैठ गया। एक ही बार स्टार्ट करने पर कार चालू हो गई। रमेश आकर कार में बैठ गया। गाड़ी को कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी।
मैकू ने चाय पीने के लिए वही सड़क पर कार रोक दी और दोनों मित्र कार से नीचे उतरकर चाय की टपरी के पास गए। टपरी के मालिक ने थोड़े डरे हुए मुंह से मैकू की ओर देखा और कहा, साहब, आप दोनों इतनी सुबह सुबह इस डरावने जंगल की दिशा से आ रहे हैं। मैकू एक टूटी बेंच पर बैठा था। उसने सारी बात उस चाय की टपरी वाले को सुनाई। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर कहा कि भगवान का शुक्र है कि आप दोनों मित्र कुछ हानि के बिना सलामत जंगल से बाहर आ गए। इस जंगल में कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। या तो फिर वो लोग पागल हो गए या फिर कोई बड़ी बीमारी के शिकार हो गए। सोचिए दोस्तों, क्या गुजरी होगी उस दुकानदार पर ये कहानी सुन के। और अगर आप भी माता मेहरावाली के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड 3 में जो कल आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।